हेलो एवरीवन। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर स्टार्ट करते हैं। और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर चैप्टर से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने सीए फाउंडेशन में इश्यू ऑफ डिवेंचर चैप्टर ऑलरेडी कर लिया है। और इश्यू ऑफ डिवेंचर चैप्टर में आपने सिर्फ इश्यू की अकाउंटिंग की थी। हाँ, रिडम्पशन के इफेक्ट के कारण इश्यू की एंट्रीज में क्या चेंज होता था वो केसेस भी आपने 12th क्लास में भी किए हैं और फाउंडेशन में भी किए हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि हमें अब उसके रिडम्पशन के ऊपर बात करनी है। अब बात ये आती है कि रिडम्पशन जो आपने 12th क्लास में पढ़ा था, एक लिमिटेड पढ़ा था, लिमिटेड पोर्शन पढ़ा था। अगर मैं आपसे बात करूं, पहले मैं ना इश्यू ऑफ डिवेंचर पे छोटी सी डिस्कशन करूंगा पहले कि डिवेंचर्स होते क्या हैं। डिवेंचर्स मतलब क्या है कि एक एक्नॉलेजमेंट है कि मैंने उधार ले रखा है किसी से। ठीक है, बस मैंने उसको रीपेमेंट करनी है, लेकिन वो जो जिस पर्सन से मैंने उधार लिया उसको मैंने एक डॉक्यूमेंट दे रखा है, सर्टिफिकेट दे रखा है कि वो कभी भी मेरे से पैसा मांग सकता है। ठीक है, अब बात ये आती है, ये तो चलो उसकी एक डेफिनेशन बता दी मैंने। हालांकि हमें डेफिनेशन की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये चीजें जो आप पढ़ चुके हो ना उसकी ज्यादा रेलिवेंसी नहीं है, क्योंकि हमें तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पढ़नी है। अब दूसरी बात ये आती है कि इश्यू ऑफ डिवेंचर के अंदर आपने बेसिक बातें वही चीज पढ़ी थी जो आप इश्यू ऑफ शेयर्स में पढ़ते थे, बस शेयर्स की जगह पे डिवेंचर नेम आ जाता था, तो वो चीजें भी आसान थी। वहां पे कुछ केसेस थे, 6 केसेस थे कि मान लो अगर हम इश्यू 100 रुपीज में करते हैं डिवेंचर, उसका रिडम्पशन भी 100 रुपए में ही करते हैं, तो एंट्री क्या होगी। या हमने इश्यू प्रीमियम पे किया और रिडम्पशन पार पे किया तो क्या एंट्री होगी। या इश्यू हमने डिस्काउंट पे किया, रिडम्पशन एट पार पे किया तो क्या अकाउंटिंग होगी। 3 केसेस तो ये। फिर अगले 3 केसेस क्या थे कि हमने रिडम्पशन प्रीमियम पे किया है, अब इश्यू पार पे किया है तो उसकी क्या अकाउंटिंग होगी। या हमने इश्यू प्रीमियम पे किया, रिडम्पशन भी प्रीमियम पे करना है। या हमने इश्यू डिस्काउंट पे किया, रिडम्पशन प्रीमियम पे करना है। ये 6 केसेस बनते थे। हालांकि इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन की जरूरत नहीं है, हम कुछ और पढ़ रहे हैं। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि वो 6 जो आप अकाउंटिंग पढ़ते थे वो यूज हो जाएंगे अभी यहाँ पे, लेकिन हमें ज्यादा इश्यू नहीं करना, हमें ज्यादा क्या करना है, रिडम्पशन पढ़ना है यहाँ पे। हालांकि फिर भी मैं बता देता हूँ 6 केसेस क्या पढ़ते थे। आपको अगर अपने लेवल पे रिवाइज करना है तो कर लेना। ठीक है, देखो ऐसा होता था इश्यू और रिडम्पशन। अगर इश्यू मान लो 100 रुपए में किया, मतलब फेस वैल्यू बोल रहा हूं मैं, ये फेस वैल्यू अगर डिवेंचर की 100 रुपए है और रिडम्पशन भी एट पार होना है, या इश्यू एट प्रीमियम होना है तो रिडम्पशन एट पार होना है, या इश्यू एट डिस्काउंट होना है तो रिडम्पशन एट पार होना है, तो आपकी नॉर्मल एंट्रीज होंगी, कुछ नहीं है, क्योंकि रिडम्पशन एट पार होना है तो कोई चेंज नहीं आने वाला इसके अकाउंटिंग में। लेकिन अगर मान लो मैंने रिडम्पशन एट प्रीमियम करना है, इश्यूड एट पार किया, या इश्यूड एट प्रीमियम किया, रिडम्पशन एट प्रीमियम, या इश्यूड एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट प्रीमियम, तो ये अकाउंटिंग आपकी थी थोड़ी सी लॉजिकल सी। ठीक है, ये सिंपल थी, जैसे आप पार की एंट्री करते हैं, प्रीमियम पे करते हैं, डिस्काउंट की। लेकिन यहां पे आपको इसके प्रीमियम को भी कंसीडर करना है ना। आप एक बात बताएं, जिस डिवेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए है, अगर उसके ऊपर हमें एक्स्ट्रा देने पड़ जाएं जब रिडम्पशन होगा, तो उसके लिए मैं प्रोविजन पहले से बना के रखूंगा ना। देखो आपको फ्यूचर में कुछ पैसे देने हैं, उसके लिए आप प्रोविजन तो अपना निकाल के रखते हैं ना, क्योंकि आपने उसको वो पैसे आपने देने हैं सामने वाले को, जो भी डिवेंचर होल्डर होगा। ठीक है, ये जो 6 अकाउंटिंग हुए ना, तो इसका कहीं पे यूज नहीं होना, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं ये अकाउंटिंग आपको पता होनी चाहिए थी, जिसके बेसिस पे आप ये वाली एंट्री कर पाते हैं। हालांकि क्वेश्चन में यूज हो जाएंगी, लेकिन फिर भी आप अपनी समझ के लिए एक बार रिवाइज कर लेना इनको। 6 के 6 केसेस को आप 12th की बुक से चाहे कर लेना, चाहे आपके पास फाउंडेशन की बुक है उसमें है तो वहां से कर लेना, लेकिन रिवाइज जरूर कर लेना। ठीक है, हालांकि अब मैं इसको यहाँ पे यूज तो कर ही दूंगा कहीं ना कहीं। अब सुने, हमारे रिडम्पशन के जो अब मैं आपको बताऊं सही, मेनली हमारा टॉपिक जो है यहां से स्टार्ट होता है। जब मैं आपको बात करूं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर की, तो रिडम्पशन करने के हमारे कुछ मेथड्स हैं। ठीक है, एक तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होता है कि पैसा कहां से जुटाएंगे, वो बातें थी, उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं, उन चेंजेस को भी कवर करेंगे। और दूसरा कि मेथड ऑफ रीपेमेंट क्या है। हालांकि देखो क्या है कि ना, अगर मैंने आपको एक चैप्टर करवा रखा होता, ऑलरेडी करवा रखा होता, तो मुझे सिर्फ अमेंडमेंट बतानी होती। लेकिन कुछ बच्चे जिन्होंने मई में अटेम्प्ट देना था, हालांकि अभी वो नहीं हो पाएगा मई में भी, तो उन बच्चों को जो मैंने कहा था कि मैं आपको कंप्लीट चैप्टर ही दूंगा, क्योंकि चेंजेस बड़े ज्यादा हैं।
और चेंजेस ऐसे हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं, क्योंकि सिलेबस में से ना बहुत सारी चीजें इंस्टीट्यूट ने अपने आप ही हटा दी। इंस्टीट्यूट ने बहुत सारी चीजें हटा दी, आपके क्वेश्चंस जो थे ना, जो टिपिकल टाइप क्वेश्चन थे, वो सारे हटा दिए। सिंपल चैप्टर रह गया ये बिल्कुल, बस आपको सिर्फ लॉ से कनेक्ट किया है। पहले ना इंस्टीट्यूट क्या कर रहा था, लॉ से कनेक्ट कर ही नहीं रहा था। जैसे जैसे चैप्टर करेंगे ना, वैसे वैसे बात समझ आ जाएगी। मैं आपको क्या बता रहा हूं, आपको सिर्फ ये समझ आना चाहिए कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के हमारे 4 मेथड्स हैं रीपेमेंट के। आपने अगर डिबेंचर्स जो उधार लिया है उसकी जब पैसों की वापसी करेंगे तो आपके पास 4 मेथड्स हैं। वो मेथड्स कौन कौन से हैं? लमसम पेमेंट, एक साथ ही पेमेंट कर दे जब भी देने, या ड्रॉ अ लॉट, मतलब उसमें से एक लॉट उठा के उसकी पेमेंट कर देंगे। ड्रॉ लॉटरी टाइप होता है, लॉटरी निकलती है कि उसमें से किसकी पेमेंट हम पहले करेंगे। तीसरा, परचेस ऑफ ओन डिबेंचर इन ओपन मार्केट, और चौथा रिडम्पशन बाय कन्वर्जन, मतलब कन्वर्जन क्या करना है, या तो कन्वर्जन हम किसी और डिबेंचर में कर लेंगे, किसी और क्लास वाले में। जैसे मान लो आप आज 5% हमारे पास डिबेंचर है, हम उसको 7% वाले में कर लेंगे, 8% वाले में कन्वर्ट कर देंगे। ये रिडम्पशन बाय कन्वर्जन है। अब होता है क्या है, परचेज ऑफ ओन डिबेंचर इन ओपन मार्केट। इसमें 2 होते थे, एक इमीडिएट कैंसिलेशन और एक फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। ठीक है, ये जो इन्वेस्टमेंट पर्पस है ना, ये डिलीटेड, ये आपका डिलीट हो चुका है। डिलीटेड मतलब ऐसा नहीं है कि ये कंसेप्ट नहीं है, इंस्टीट्यूट ने इसके क्वेश्चन ही गायब कर दिए, इंस्टीट्यूट ने इसके क्वेश्चन ही गायब कर दिए। ठीक है, अब मैं आपको ये बताऊं कि लमसम पेमेंट मेथड और ड्रॉ अ लॉट, ये आप 12th क्लास में ऑलरेडी करके आए हैं, 12th क्लास में करके आए हैं। बहुत बड़ी लंबी चौड़ी अकाउंटिंग वैसे वाली नहीं करनी। हम जो अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं वो यहां से कर रहे हैं, परचेज ऑफ ओन डिबेंचर इन ओपन मार्केट। इसके 2-3 क्वेश्चन करने हैं आपने, इसके 2-3 क्वेश्चन करने हैं आपने, और बाकी किसके करने हैं, डीआरआर के। डीआरआर डीआरआई जो आपने समझा है, प्लस 2 में समझा था, उसमें चेंजेस आए हैं। जैसे जैसे कंसेप्ट बढ़ेगा वैसे वैसे हम उसके चेंजेस की भी बात करेंगे। हालांकि आपके लिए फ्रेश चैप्टर है, आपको चेंजेस से क्या लेना देना, लेकिन सिर्फ ये रिलेट करूंगा कि आपने जो 12th में पढ़ा था उससे क्या चेंज आया है। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम तो आप पढ़ नहीं रहे, इंटर में आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, लेकिन 12th में तो पढ़ ही चुके हैं ना, तो क्या चेंजेस हैं उसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने मे में अटेम्प्ट देना था, ऑलरेडी मेरे से चैप्टर कवर कर चुके थे, तो उनके लिए एक हिसाब से क्या है, उनको चेंजेस अच्छे से कवर करने हैं। क्योंकि उनको एक बात आप ध्यान रखना, जो दूसरी बार कर रहे हैं मेरे से, आप पिछले वाले चैप्टर को अपने माइंड से डिलीट कर दो, पिछले जो आपने पहले मेरे से समझा उसको डिलीट कर दो अपने माइंड से। ठीक है, अब सुनना मेरी बात को, हम कौन सा टॉपिक करेंगे, परचेज ऑफ ओन डिबेंचर इन ओपन मार्केट। इसमें हमारा सिर्फ इमीडिएट कैंसिलेशन रह गया, इन्वेस्टमेंट पर्पस हमारा सिलेबस से डिलीट हो गया। ठीक है, अब मतलब क्या होता है परचेज ऑफ ओन डिबेंचर इन ओपन मार्केट का। अब हमारा फोकस सिर्फ इस पॉइंट पे है, इसके ऊपर, मतलब हमारी क्लास अब किसके ऊपर है, इमीडिएट कैंसिलेशन के ऊपर, जो हमने डिबेंचर ओपन मार्केट में परचेज किए। बाकी बातें अभी हमने कवर कुछ नहीं करनी। ठीक है, अब सुने, ध्यान से सुने। देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं कि ओन डिबेंचर होता क्या है। अब एक बात है ना, देखो कंपनी ABC लिमिटेड है, उसने ना अपने डिबेंचर्स इशू करे। वो डिबेंचर्स ना, मान लेते हैं, पर्टिकुलर एक पर्सन का नाम ले रहा हूं, ये तो बहुत सारे लोगों को होंगे। मान लो इन्होंने X को 500 डिबेंचर्स दिए, इशू करे, मतलब एक हिसाब से इन्होंने X से 500 डिबेंचर्स, मतलब 500 इंटू 100 रुपए का मान लो एक डिबेंचर है, तो 50,000 रुपए उधार लिए। ठीक है, अब 50,000 रुपए जब X से उधार लिए, X ने क्या किया, X को ये लगता है कि X के लिए तो इन्वेस्टमेंट है ना, आप सोच के देखो, X के लिए तो इन्वेस्टमेंट है, तो X ने क्या किया, इसको ऐसा लगता था एक साल बाद कि ना मैं इस इन्वेस्टमेंट का मेरे को कोई फायदा नहीं है, मैं ना बेच देता हूं। इसने ना Y को बेच दिया। अब Y डिबेंचर को होल्ड करके बैठा है। ठीक है, कंपनी अब इंटरेस्ट देगी, मान लो, तो किसको देगी, Y को देगी। अब ये बात भी है, कंपनी ने ये डिबेंचर 100 रुपए वाला डिबेंचर 10% प्रीमियम पे रिडीम करना है, मतलब 500 इंटू 100 तो देने हैं फेस वैल्यू 50,000, और 500 इंटू 10 5,000 रुपए किसके देने हैं, प्रीमियम के। टोटल देने हैं कंपनी ने 55,000 रुपए। जब भी रिडम्पशन होगा, जो भी उस टाइम डिबेंचर होल्डर होगा उसको 55,000 रुपए मिलेंगे।
वाई इतना वेट नहीं कर सकता, वाई ने भी आगे जेड को बेच दिए। वाई ने सोचा कि भाई इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट कहीं और मिल रही है, उसने इसको बेच के कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, उसको पैसे की जरूरत होगी कुछ भी, इसने जेड को दे दिए। फिलहाल होल्डर कौन है? जेड है। अब कंपनी को पता लगा, कंपनी को लग रहा कि भाई ना 1 साल बाद ना इसकी रिडम्पशन आने वाली है, 1 साल बाद इसकी रिडम्पशन आने वाली है, हमें जेब से 500 डिवेंचर्स के ऊपर कितने रुपए देने पड़ेंगे? 55,000 रुपए देने पड़ेंगे 10% प्रीमियम के। हम ना जो भी होल्डर है ना डिवेंचर्स का, उन 500 डिवेंचर का, उसको ऑप्शन देते हैं कि अभी ना 1 साल पड़ा है, अगर तुझे आज डिवेंचर्स बेचने हैं तो बता, हम खुद ही खरीद लेते हैं अपने डिवेंचर्स। कंपनी एज ए इन्वेस्टर अपने ही डिवेंचर को परचेज कर ले। कंपनी को क्यों कर रही है? कंपनी के परचेज करने के 2 रीजन हो सकते हैं। देखो, कंपनी मान लो एक्स, ये जो एबीसी लिमिटेड है, हो सकता है ना कि कंपनी चाहती है कि हमने कहीं पे इन्वेस्ट करना है, कहीं पे इन्वेस्ट करना है, और कंपनी चाहती है कि ना इन्वेस्ट करने के बजाय ना अपने ही डिवेंचर में इन्वेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि 1 साल बाद ना हमें इसके 55,000 रुपए देने पड़ेंगे, और आज ये मार्केट में ना जेड जो है इसको 97 में बेचने के लिए तैयार है। मतलब मेरे को आज इस इन्वेस्टमेंट को खरीदने में ये जो 500 डिवेंचर्स अब इसके पास हैं, ये 500 इंटू 97 मतलब 48,500 रुपए देके मैं अपने ही डिवेंचर खरीद लेता हूं, और उसके बदले में मुझे 55,000 रुपए की जो लाइबिलिटी पड़नी थी उसमें से 48,500 की तो पेमेंट हो गई, बाकी कितने का बेनिफिट हुआ? 6,500 रुपए का, 6500 रुपए का बेनिफिट हो गया। क्या ऐसा पॉसिबल है? यस है, क्योंकि जेड को नहीं चाहिए ये इन्वेस्टमेंट, जेड 1 साल वेट नहीं कर सकता। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि कंपनी हमेशा ये चाहेगी कि चलो खरीदो और इमीडिएट कैंसलेशन कर दो, डिवेंचर फाड़ के फेंको। कंपनी कई बार ये भी सोचती है कि ना इसको हम एज ए इन्वेस्टमेंट ही रख लेते हैं। कंपनी के डिवेंचर्स की मारामारी इतनी है, लोग कंपनी के डिवेंचर्स इतने ज्यादा लेना चाहते हैं ना कि अब आप ऐसा मत सोचिए कि कंपनी बाद में फ्यूचर में तो 105 रुपए देगी, कोई इसको 107 में क्यों खरीदेगा? हो सकता है इंटरेस्ट का रेट इतना हायर हो, इंटरेस्ट रेट इतना हायर हो कि उनको बेनिफिट लग रहा हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। तो सामने वाला खरीदने के लिए तैयार है। कंपनी सोचती है इस पर्सन को हो सकता है पैसे की जरूरत हो, कंपनी चाहती है कि ना आज तो हमारे डिवेंचर की वैल्यू डाउन हुई है, हम फ्यूचर में जब इसकी वैल्यू अप हो जाएगी ना तब बेच देंगे। आज वैल्यू मान लो डाउन है, कंपनी ने क्या किया, इसको 97 में खरीद लिया एज एन इन्वेस्टमेंट, खरीद लिया। ये मैं दूसरा ऑप्शन बता रहा हूं। पहला ऑप्शन तो ये था कि इमीडिएट कैंसिल कर दो अपने डिवेंचर के अगेंस्ट, दूसरा क्या, इसको एज एन इन्वेस्टमेंट रख लेते हैं, मतलब मैं इसको एसेट साइड के अंदर इन्वेस्टमेंट दिखाऊंगा। अब आप सोचिए खुद की कंपनी में ही इन्वेस्ट कर रखा है, यस कोई दिक्कत नहीं है। लाइबिलिटी साइड में पूरे डिवेंचर्स आएंगे, इस 500 के अलावा और भी तो डिवेंचर्स होंगे। कंपनी के डिवेंचर जैसे इस क्वेश्चन के अंदर 10 लाख रुपए के हैं, कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिवेंचर्स 10 लाख रुपए की दिखाएगी, और कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर एसेट साइड में चाहे करंट है चाहे नॉन करंट है उसमें 48,500 रुपए की एसेट्स भी दिखाएगी। अब कंपनी की मर्जी है, जब भी कैंसिल करना चाहे आपस में कर सकती है। कंपनी के पास 2 ऑप्शन है, या तो इमीडिएट कैंसिलेशन कर दे जो आपके सिलेबस में है, और दूसरा है कि उसको एज एन इन्वेस्टमेंट पर्पस रखे। अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए रखेगी तो फ्यूचर में क्या हो सकता है, फ्यूचर में या तो इसको वो सेल कर देंगे या उस टाइम कैंसिल कर देंगे। कंपनी ने आज डिसाइड किया कि भाई मेरे को तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखना है, हो सकता है इसकी वैल्यू बढ़ जाए, कुछ हम भी कमा लें, हमारे डिवेंचर्स की वैल्यू बढ़ जाए, हम कुछ कमा लें, तो कंपनी उसको इन्वेस्टमेंट के जैसे खरीदा है उसे बेच भी सकती है। लेकिन कंपनी फ्यूचर में सोचती है कि नहीं इसकी तो वैल्यू अब हो ही नहीं रही है, तो बल्कि घाटे में जाएंगे। कंपनी कहती है आपने जो 50-55 हजार देने हैं उसको तो रफा दफा करो, 48,500 में खरीदे थे अपना 6500 रुपए की तो बचत करो, ठीक है, उसको कैंसिल करो, खत्म करो। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूं, मैं दोनों अकाउंटिंग आपको सिखाऊंगा, क्योंकि आपको ना एक बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए। वो तो इंस्टीट्यूट ने आपके ना ये वाले क्वेश्चंस ही हटा दिए, डिलीट कर दिए, कोई कंसेप्ट थोड़ी ना हटा है। मतलब मैं आपको कहूं कि वैसे जो है ये लॉ के अकॉर्डिंग कंसेप्ट तो है ना, ठीक है, तो आपको नॉलेज बेसिक होनी चाहिए। हाँ, वो अलग बात है इंस्टीट्यूट ने किस रीजन से ये काटा है हमें नहीं पता, हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, इमीडिएट कैंसिलेशन के क्वेश्चन पढ़ने हैं। अगर मैं सही बात बताऊं ना, अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस वाले क्वेश्चन पढ़ते ना तो दिमाग तो एक्चुअल डिवेंचर वाले उसी चैप्टर में ही, उसी टॉपिक में ही चलता था।
जिसमें आप इन्वेस्टमेंट को वैसे ही दिखाएंगे जैसे आपने AS13 में वो 3 कॉलम बना के पढ़े थे, वैसे की वैसे अकाउंटिंग होती। मतलब AS13 दो जगह पढ़े जाते थे, एक तो AS13 के अंदर, दूसरा डिवेंचर वाले टॉपिक में ही। मतलब अब आपको सिर्फ वहीं पे पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब मैं अकाउंटिंग करता हूं। देखो, ABC लिमिटेड के पास 10 लाख रुपए के 10% डिवेंचर्स हैं, 100 रुपए का एक है। कंपनी ने 1/2/2020 को परचेज कर लिए ओन डिवेंचर ऑफ ₹50,000 एट 97 ईच। तो देखो मैं एंट्री कर दूंगा ओन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। 500 डिवेंचर्स हैं, क्योंकि 50,000 रुपए हैं और फेस वैल्यू 100 है, तो डिवाइड करो तो 500 डिवेंचर्स निकल के आते हैं। और 500 डिवेंचर्स हमने 97 में परचेज कर लिए, तो 500 इंटू 97 मतलब कितने रुपए? 48,500 रुपए। कुछ याद करो, कुछ याद करो। मैं यहां पे लिख देता हूं, आपने डिवेंचर्स जब खरीदे हैं, सोचना आप ध्यान से, आपने डिवेंचर्स खरीदे हैं, जिससे खरीदे उसके लिए तो इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए तो इन्वेस्टमेंट थी। उस पर्सन ने 31 दिसंबर को लास्ट इंटरेस्ट रिसीव किया था। इन्वेस्टमेंट वाले चैप्टर पे जाओ, 31 दिसंबर को लास्ट इंटरेस्ट रिसीव किया था और 1 तारीख 1/2 को वो बेच रहा है हमें। 1 महीने के इंटरेस्ट के ऊपर उसका राइट है कि नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, ये जो डिवेंचर्स हमने खरीदे 97 में, ये कम इंटरेस्ट हैं या एक्स इंटरेस्ट हैं? अगर आपको जो इन्वेस्टमेंट वाला कंसेप्ट है यही यहां पे लगवाना है, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो एक्स इंटरेस्ट मानते हैं, कम इंटरेस्ट स्पेशली बोलेगा, मतलब मुझे इंटरेस्ट भी अलग से पे करना पड़ेगा, तो मैं इंटरेस्ट भी पे करूंगा। इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, या इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स भी लिख सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर पता है कब लिखा जाता है? जब मैंने इसको एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस लिया होगा, क्योंकि मैं वहां पे इस इंटरेस्ट को मैं क्या मान के चलूंगा कि ये मेरा कहां से सेटल होगा। सोच के देखो, थोड़ी सी हिंट, क्योंकि ना हुआ क्या है कि मैं वो कंसेप्ट डिटेल में डिस्कस करता, अब वो टॉपिक हट गया ना, तो कहीं ना कहीं ये अप्रोच आ रही है कि वही चीज बताई जाए जो एग्जाम ओरिएंटेड है। अब एक बात को समझे, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अगर मैं वर्ड लिखता हूं यहाँ पे, मतलब मैं इसको एज एन इन्वेस्टमेंट रख रहा हूं, तो ये वाला इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर कहां से सेटल होता? वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कैसे सेटल होता? सोच के देखो। अब आप थोड़ा सा बता रहा हूं, मैं हिंट दे रहा हूं। आप यहाँ पे मान लो 1 महीने का इंटरेस्ट पे करेंगे इंटरेस्ट वाले कॉलम में, फिर आपको यहाँ पे 6 महीने का मिलेगा, तो एक्चुअल में आपके पास P&L में कितना जाएगा? 5 महीने का जाएगा। तो मैं वहां पे इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर बोल देता था। यहाँ पे मैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ये खरीद रहा हूँ। सोच के देखिए, मैं इसको इमीडिएट कैंसलेशन के लिए खरीद रहा हूँ, मतलब जिस पर्सन ने भी मेरे डिवेंचर्स रखे थे, एक हिसाब से देखा जाए वो रिडम्पशन ही तो है। मैंने उसको कहा 1 महीने का मेरे डिवेंचर का इंटरेस्ट ले और ये डिवेंचर मुझे दे, मेरे को इसको खत्म करना है, आज ही फाड़ रहा हूँ। इमीडिएट कैंसलेशन का मतलब फाड़ रहा हूँ बस, तो 1 महीने का इंटरेस्ट दे दूंगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। बस यही मेरी अगर इन्वेस्टमेंट होती तो मैं पे इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर वर्ड यूज करता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कितना लूंगा? 50,000 रुपए फेस वैल्यू है, मतलब अमाउंट है इसका, इनटू इसका रेट कितना है? 10%, और कितना है? 1/12। कहीं ना कहीं ये थोड़ी गड़बड़ हो गई है। कितना बन जाएगा? 50,000 का 10% 500 डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा मुझे। ये कितना बन जाएगा? सॉरी 5,000 बनेगा ना, 5,000। तो 5,000 का 1/12 कर देते हैं, तो ये 417 में हमारा इंटरेस्ट बनेगा, जो हम जिससे भी खरीदेंगे उसको पे कर देंगे। कहेंगे कि तेरे पास 1 महीना रहते सिर्फ जनवरी के, वो जनवरी के अपना इंटरेस्ट के पैसे ले, हम तेरे को पूरे पैसे दे रहे हैं। ओन डिवेंचर तेरा खुद ही एग्रीमेंट हुआ मेरे साथ कि 97 में तू खरीद रहा है, और क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो हम एक्स इंटरेस्ट ही मानते हैं, एक्स इंटरेस्ट ही मानेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर मैं 1 महीने का दे दूंगा, 1 मंथ का, और 2 बैंक बीइंग
ओन डिवेंचर्स परचेज। अच्छा, मैं आपको थोड़ी नॉलेज के लिए बता दूं, मान लो अगर हमने इसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए रखा होता ना, तो एक ही एंट्री होती, यहाँ पे वर्ड आ जाता इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब ये इन्वेस्टमेंट नहीं है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन नहीं आएगा बस। अब इस ओन डिवेंचर को क्या करना है, हमने इमीडिएट कैंसिलेशन करना है। तो मुझे ये बताएं, आपके डिवेंचर्स कितने रुपए के हैं? ये 10% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट कितने रुपए के हैं? 500 डिवेंचर, 100 रुपए का एक है फेस वैल्यू। मुझे बताएंगे डिवेंचर हो, जब आप डिवेंचर का रिडम्पशन करते हैं तो जर्नल एंट्री क्या होती है? डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक। वो 6 केसेस की बात करी थी ना, रिवाइज जरूर कर लेना वो। डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक। लेकिन एक बात है ना, जब डिवेंचर्स होल्डर को हम पेमेंट अब कर ही नहीं रहे, उससे तो हम खरीद चुके हैं ऑलरेडी, अब किसको ड्यू करोगे पैसे? क्योंकि आप ऑन डिवेंचर तो खुद ही खरीद चुके हो, अब अपने आप में खुद ही डिवेंचर होल्डर हो। अपने ही डिवेंचर को आपने परचेज करके उसके बाद कैंसिल किया, तो आप खुद अपने आप में ही क्या हो? डिवेंचर होल्डर। तो हम डिवेंचर होल्डर को ड्यू करने की तो एंट्री करेंगे ही नहीं, डायरेक्टली कैंसिल करेंगे। डिवेंचर्स हमारी फेस वैल्यू थी 50,000 रुपए की, इसके अगेंस्ट हमारे ओन डिवेंचर्स कितने वाले चले गए? 48,500। तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर्स 1500 रुपए, ये प्रॉफिट आ गया। देखो ना, आपकी एक लाइबिलिटी गई, ये लाइबिलिटी कम हो गई। इधर से आपकी एक एसेट्स है, ये ओन डिवेंचर जो आपने खरीदे थे, एसेट्स कम हो गई। आपकी 50,000 की लाइबिलिटी के बदले में आपकी सिर्फ 48,500 की एसेट्स जा रही है, तो 1,500 रुपए का आपका क्या हो गया? प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। अब बात करते हैं जो चेंज है इसके बाद। मुझे एक बात बताएं, आपको एक प्रॉफिट हुआ है कैंसिलेशन पे, सोच के देखें ये प्रॉफिट कहां जाना चाहिए? क्या ये कभी कभी होने वाला प्रॉफिट है या हमेशा होने वाला प्रॉफिट है? आप खुद सोचें, आपका माइंड लगता है कि ये कभी कभी होने वाला प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट है, ये हमारा मेन काम थोड़ी ना है, कैपिटल प्रॉफिट है। आपको इस रूल के अकॉर्डिंग क्या लगता है ये कहां जाना चाहिए? ये जाना चाहिए कैपिटल रिजर्व में। अब तक वहीं पे ही जा रहा था, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अब तक वहीं पे ही जा रहा था। अब दिक्कत हुई है। दिक्कत क्या हुई है, मैं आपको इसी के ऊपर अब डिस्कशन करनी है हमने थोड़ी सी, वो सुने। ठीक है, देखो मैं आपको बोलता हूं ये प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन है 1500 रुपए। मैं आपको अब ये स्टेटमेंट रीड करने की जरूरत नहीं है, इस 10 लाख का कोई रोल नहीं है। हमने तो जो खरीदे हैं उसको कैंसिल कर दिया, और कैंसिल करके जो ये प्रॉफिट आया ना, बीइंग डिवेंचर्स कैंसल्ड, डिवेंचर कैंसिल करके जो प्रॉफिट आया ना, अब उसका ट्रीटमेंट क्या करना है उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन चाहिए हमें। देखो आपका जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर्स डेबिट, 1500 रुपए मैंने डेबिट कर दी। मैं इसको लिख देता हूं टू पीएनएल, मतलब कंपनी के केस में टू एसपीएल, वो तो आप बात को समझ जाए, मैं पीएनएल वर्ड बोल देता हूं लेकिन एसपीएल, ठीक है। और दूसरा कैपिटल रिजर्व, ये दोनों ठीक है। अब इसके ऊपर बात करनी है क्यों ठीक है दोनों। देखो एक बात है, क्या हुआ है कि ना चेंजेस का एक रीजन होता है, और वो रीजन क्या है, क्या हो रहा है कि ना जो आजकल अकाउंटिंग हो रही है ना, अगर आप सीए फाइनल में हो जाएंगे, आप वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे, वहां पे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। क्या होता है कि सीए फाइनल में जब आप पढ़ेंगे ना, आपने मेरे से आपको ध्यान होगा, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर जब पढ़ा है ना, तो मुझे एक बात बताए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर के अंदर कितनी डिविजन्स हैं? अगर आपको ध्यान हो, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर किया, वहां पे डिविजन्स थी, डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3। डिवीजन 1 किसके लिए थी? उन कंपनीज के लिए जो एएस को फॉलो कर रही हैं। डिवीजन 2 किसके लिए थी? वो कंपनीज जो इंड एएस को फॉलो कर रही हैं। और डिवीजन 3 किसके लिए थी? वो कंपनीज जो इंड एएस को फॉलो कर रही है, लेकिन वो जो एनबीएफसी या फाइनेंसिंग कंपनीज है ना, उनके लिए अलग रूल था।
देखो फाइनेंसिंग कंपनी जो होती है उनका फॉर्मेट अलग होता है, आप सेकंड ग्रुप में भी पढ़ेंगे बैंकिंग कंपनी के ऊपर। तो मैं ये कह रहा हूं कि ना आपने जो पढ़ी है ना उसमें से इंटर के अंदर आपके सिलेबस में सिर्फ डिवीजन 1 है, डिवीजन 2 नहीं है, डिवीजन 3 नहीं है, ये आपने पढ़नी नहीं है अभी, ठीक है। अब ना बहुत सारी जो आजकल चल रही है ना, मतलब अगर आप यूट्यूब पे कहीं पे भी देखेंगे, आप भी मतलब जो सोर्सेज हैं, टीचर्स हैं, वहां से फैकल्टी से ये पता लगता है सबकी अपनी अपनी अप्रोच है, सबकी अपनी अपनी सोच है। देखो एक बंदे की क्या सोच है कि ये कहते हैं कि मतलब जो आपके जो इंडियस है ना उससे कंपैरिजन करने के लिए हमें कभी ना कभी इंडियस के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। आज जो कंपनीज डिबेंचर्स वाला चैप्टर या डिबेंचर वाला ट्रीटमेंट कर रही है एज पर एएस, कभी ना कभी वो किसकी कवरेज में आएगी, कभी ना कभी इंडियस की कवरेज में आएगी। इसीलिए क्या किया जा रहा है, उसको इंडियस के बराबर लेके आया जा रहा है, उसके नजदीक लेके आया जा रहा है, इसीलिए चेंजेस किए जा रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, इंड एएस के अंदर कैपिटल रिजर्व का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, कैपिटल रिजर्व नाम की कोई चीज ही नहीं है। इंड एएस में आप वर्ड यूज ही नहीं करेंगे कैपिटल रिजर्व। वहां पे जो एसपीएल होता है ना, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, वो दो टाइप का होता है, एक नॉर्मल होता है, एक ओसीआई, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। मतलब वहां पे ये कैपिटल रिजर्व का कोई कंसेप्ट नहीं होता। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के ही दो पार्ट हो जाते हैं, एक आपकी नॉर्मल जो आपके ऑपरेशन से आपने कमाया है, दूसरा बोलते हैं ओसीआई। ओसीआई मतलब अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। वहीं पे ही जो एक्स्ट्रा बेनिफिट होते हैं ना वो सारे के सारे कहां जाते हैं, ओसीआई में। मान लो अगर ये प्रॉफिट हुआ तो कहां चला जाएगा, ओसीआई में। तो वो पीएनएल वर्ड ही यूज किया जाता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये अप्रोच तो ठीक है कि आप चलो इंडियस के साथ थोड़ा मेल कर रहे हैं, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके इंटर के सिलेबस में इंडियस की कहीं पे बात है? आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेसिस पे करी है, डिवीजन 1 एएस के बेसिस पे। तो उस रूल के अकॉर्डिंग आपको यहां पे डिबेंचर क्या इंडियस के बराबर आने के लिए पढ़ना है क्या? फाइनल में पढ़ोगे तो पढ़ोगे, यहां पे तो आपको जरूरत नहीं है ना। यहां पे जो आप रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर किया, ये जो आप ये कैंसलेशन कर रहे हैं, ये बेनिफिट जो आए हैं, ये आप एएस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो। अगर इंस्टीट्यूट ये कहता कि भाई डिवीजन 2 भी पढ़ो, फिर कंफ्यूजन होती ना, या डिवीजन 3 पढ़ो। आप पढ़ी डिवीजन 1 रहे हो, जब डिवीजन 1 ही पढ़ रहे हो तो आपके लिए कैपिटल रिजर्व क्या गलत है? नहीं है, क्योंकि एएस तो कैपिटल रिजर्व ही बोलता है। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर ये एएस को फॉलो कर रहे हैं तो कैपिटल रिजर्व, लेकिन अगर इंडियस फॉलो हो रहे हैं तो एसपीएल। आपका माइंड क्या काम करता है? क्योंकि आपका माइंड ये काम करना चाहिए, मेरी जो सोच है, आपका माइंड ये काम करना चाहिए, जब अगर आपको इंडियस के साथ कंप्लाई करना था तो इंडियस ही ना डाल देते इंटर में। आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिवीजन 1 पढ़ी है आपने, आप सिर्फ एएस पढ़ रहे हो, यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आप यहाँ पे इंडियस की तो बात ही नहीं कर रहे। कोई भी ऐसा इंडियस आप पढ़ ही नहीं रहे, सारे के सारे आप कौन से पढ़ रहे हो, एएस पढ़ रहे हो। जब आप पढ़ ही सब कुछ एएस में रहे हो तो आपको ये वाली बात जो है तो होनी नहीं चाहिए। अब कईयों की ये सोच है, कई फैकल्टीज की ये सोच है, नहीं इंडियस के साथ कंप्लाई करने के लिए किया। कई ये सोचते हैं कि नहीं एएस के साथ ही कंप्लाई करना है, क्योंकि इंटर में सिलेबस में है ही नहीं इंडियस, तो कैपिटल रिजर्व ठीक है। लेकिन इंस्टीट्यूट ने तो ना एक तीसरा ही न्यूट्रल ग्राउंड बना दिया, बहुत बढ़िया। उन्होंने पता है क्या किया, प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ डिबेंचर्स को कहीं ट्रांसफर ही नहीं किया, उन्होंने कहीं पे ट्रांसफर ही नहीं किया। अब इससे कईयों का कंक्लूजन क्या निकल के आया कि ना प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ डिबेंचर्स को इन्होंने पीएनएल में तो डाला नहीं, लेकिन कैपिटल रिजर्व में भी कहां डाला। लेकिन कईयों का कंक्लूजन ये निकल रहा है कि नहीं कैपिटल रिजर्व में ही डालेंगे, क्योंकि इंडियस के साथ कंप्लाई करना है। अरे इंडियस के साथ कंप्लाई करना है तो वही बात ना आ गई कि आपको फिर डिवीजन 2 भी पढ़ाते हैं, ठीक बात है ना। इसीलिए इंस्टीट्यूट ने तो सबसे बढ़िया चालाकी वाला काम कर रखा है। इसमें क्या कर रखा है, ना वो इसमें ट्रांसफर कर रहे हैं ना वो इसमें ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब वो इस एंट्री को ही गायब कर रहे हैं, इस नॉमिनल अकाउंट को खोल के छोड़ दिया, ये प्रॉफिट वाले अकाउंट को, इस नॉमिनल अकाउंट को ऐसे ही खोल के छोड़ दिया बस। अगर मैं लेजर की बात करूं तो ना वो कैपिटल रिजर्व की बात करते, ना वो करते पीएनएल की, ना वो कहते एएस फॉलो करो, ना कहते इंडियस फॉलो करो, अपने आप को बीच में से निकाल गए। ठीक है, तो यहां पे हम इस अप्रोच को समझें। अब आपके माइंड में ये बात फिट होगी होनी चाहिए कि जो प्रॉफिट है एएस के अकॉर्डिंग कहा जाएगा कैपिटल रिजर्व में, इंडियस के अकॉर्डिंग कहा जाएगा पीएनएल में। अब आपके अकॉर्डिंग पेपर में कहा जाएगा, कहीं नहीं, ये बात ध्यान रखना।
आपके अकॉर्डिंग कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट भी यही कर रहा है, वो कहीं नहीं डाल रहा। ठीक है, तो इसको फॉलो करके ही आप क्वेश्चन करेंगे, मतलब यहीं पे ही बात खत्म। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर्पस आपके सिलेबस में है नहीं, उसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए थी कि पहले आपने परचेज किए, उसको फिर कैंसिल किया। अब बात आती है और फर्दर इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन किया जा सकता है क्या? किया जा सकता है। क्या करूं मैं? ये करता हूं कि इंटरेस्ट की एंट्री तो एक अलग से कर लेता हूं, 417 रुपए की, या पहले नोट कर लो, मैं 417 रुपए की इंटरेस्ट की एंट्री कर लेता हूं, बीइंग इंटरेस्ट पेड। और जो ये ओन डिबेंचर की एंट्री है ना, मैं क्या करता हूं, इसको डायरेक्टली कर देता हूं टू बैंक 48,500। ये एंट्री की जा रही है, मतलब एक इंटरेस्ट पे करने की अलग एंट्री कर लो, उसके अलावा 10% डिवेंचर 50,000 रुपए के कैंसिल, उसके अगेंस्ट हमने पेमेंट उनको कितने की, 48,500 की, बाकी प्रॉफिट हो गया। इंस्टीट्यूट इसकी भी एक एंट्री कर रहा है लेजर के अंदर, दो नहीं कर रहा, मतलब ऐसे कर दिया। हालांकि दो करोगे कोई गलत नहीं है, उन्होंने स्पेशली थ्योरी के अंदर लिख रखा है, आप दो अल्टरनेट कर सकते हो। आप पहले ओन डिवेंचर अकाउंट खोलो, उसको खत्म करो, या डायरेक्टली कर दो, डिवेंचर को डेबिट करो 50,000 से, पेमेंट कितनी हुई 48,500, डिफरेंस क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, बस। ठीक है, तो ये लेजर में यूज होगा ना, मैंने तो उसको एंट्री करके बताया। ठीक है, और प्रॉफिट को कहीं ट्रांसफर नहीं करना क्योंकि इंस्टीट्यूट ने किया ही नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो मैंने जो आपको कंसेप्ट समझाया उसमें जो मेन पॉइंट क्या था, जो आप चेंज पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं मेरे से, उनके लिए चेंज क्या है, ना आपको कैपिटल रिजर्व में डालना है, ना पीएनएल में डालना है, ना आपको एएस की बात करनी है, ना इंडियस की बात करनी है। आपको क्या करना है, इंस्टीट्यूट को फॉलो करना है, जो स्टडी मटेरियल में उन्होंने क्वेश्चन के अंदर कर रखा है वहीं पे करके ऐसे का ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, अब हम स्टडी मैट का इलस नंबर 1 करते हैं। आपके पास स्टडी मटेरियल है, वो खोल लीजिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, क्या कह रहे हैं। ऑन 1 जनवरी रामा लिमिटेड, ए लिस्टेड कंपनी, had 500 debentures of ₹100 each outstanding in its books, carrying interest at 6% per annum. In accordance with regulatory requirement, the director of the company acquired debentures from the open market for immediate cancellation as follows. देखो ना, एक ना इम्पोर्टेंट बात, हालांकि वो कंसेप्ट मुझे बाद में बताना है। आपको एक चीज पता है ना कि जब कंपनी कोई रिडम्पशन करती है डिबेंचर्स का, तो वो डीआरआर क्रिएट करती है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व एक 25% आपने पढ़ा था, एक आउट ऑफ प्रॉफिट 100% पढ़ा था, आउट ऑफ कैपिटल 25% पढ़ा था, ऐसा कुछ था। अभी फिलहाल जो नए चेंजेस आए हैं ना, मैं उसके ऊपर डिस्कस नहीं कर रहा, वो नेक्स्ट क्लासेस में होगा। लेकिन एक बात आप समझ लें, जो ब्रैकेट में लिस्टेड कंपनी लिख रखा है ना, इस बात को आप सिर्फ अपने क्वेश्चन में अप्लाई ये करें कि लिस्टेड कंपनीज के लिए डीआरआर की जरूरत नहीं है। उसको मान के कि आपको बाकी बात अभी बाद में डिटेल में बताई जाएगी, सिर्फ ये पता होना चाहिए कि लिस्टेड कंपनीज के लिए डीआरआर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, इस हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बाकी हमारे अब डीआरआर का वैसे भी कंसेप्ट नहीं पढ़ाया, डीआरआर की मैंने अभी तक कोई बात भी नहीं करी, नॉर्मल क्वेश्चन करना है आपने। देखो कंपनी ने क्या किया है, कंपनी के पास 500 डिबेंचर है, 100 का एक है। सबसे बड़ी बात, कंपनी के पास 50,000 रुपए के डिबेंचर्स हैं। 1 जनवरी को, मार्च 1 को उन्होंने 5,000 रुपए के डिबेंचर परचेज किए, 5,000 रुपए के। कैसे? 98 रुपीज में कम इंटरेस्ट। फिर 1 अगस्त को परचेज करें 10,000 डिबेंचर एट 100.25 कम इंटरेस्ट। फिर दिसंबर 15 को 2500 डिबेंचर परचेज किए 98.5 में, लेकिन एक्स इंटरेस्ट। ठीक है, एक बात आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन के अंदर आपको साइलेंट सिचुएशन देता है तो आपको क्या मानना है, एक्स इंटरेस्ट मानना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब मैं आपसे ना एक चीज पूछता हूँ, कॉमन सेंस भी लगानी पड़ेगी। जैसे मैं आपको बोलूँ 500 डिबेंचर्स खरीदे, 1000 डिबेंचर्स खरीदे, 1500 डिबेंचर्स, ये @99, ये 98, ये 97। क्वेश्चन साइलेंट है, सभी के लिए क्या वर्ड यूज होगा,
एक्स इंटरेस्ट, कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है ना। अगर मान लो इसके लिए कम इंटरेस्ट है, इसके लिए भी कम इंटरेस्ट है, तो ये क्या है, एक्स इंटरेस्ट है, क्योंकि आपको पता है साइलेंट सिचुएशन में एक्स इंटरेस्ट ही होता है। लेकिन एक बात और बताऊं, यहाँ पे साइलेंट सिचुएशन के कारण एक्स इंटरेस्ट नहीं आया, यहाँ पे क्योंकि इनके लिए स्पेशली बोला था ये कम इंटरेस्ट है इसलिए एक्स इंटरेस्ट आया। मैं आपसे अभी सिचुएशन को चेंज कर देता हूं, देखो ये एक्स इंटरेस्ट है, ये एक्स इंटरेस्ट है। मैंने आपको ना एक बात बोली है कि साइलेंट सिचुएशन में आपको एक्स इंटरेस्ट मानना है। आप इसको क्या मानेंगे, आप कहेंगे साइलेंट एक्स इंटरेस्ट है, लेकिन एक्स इंटरेस्ट के लिए तो स्पेशली बोल रहा है। अब साइलेंट सिचुएशन क्या हो गई, कम इंटरेस्ट हो गई। देखो इस बात को भूलना मत, अगर आपके पास 2-3 सिचुएशन है, 2 को स्पेशली एक्स इंटरेस्ट बोल रहा है तो साइलेंट सिचुएशन अपने आप कम इंटरेस्ट हो गई। अब मैं वैसे बोलूं कि ये 3 सिचुएशन ना होती, 3 अलग अलग परचेज ना होती, एक सिंगल परचेज होती और क्वेश्चन साइलेंट होता, तो आप क्या बोलते साइलेंट को, एक्स इंटरेस्ट। लेकिन जब आपके पास 3 सिचुएशन है, इन दोनों का एक्स बोल रहा है तो अल्टीमेटली ये कम ही है, कम इंटरेस्ट है, ठीक है। अब आप इस बात को समझें, इस क्वेश्चन में अप्लाई करना। हालांकि थ्योरी के अंदर ये नोटिंग ऐसे की ऐसे मैंने लिख रखी है, दे रखी है, ताकि आपको बात क्लियर हो जाए, ठीक है। देखो अब हम ना, इन्होंने क्या किया, शो लेजर अकाउंट ऑफ डिवेंचर एंड डिवेंचर इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ इग्नोरिंग द फॉर द फर्स्ट ईयर, सॉरी इग्नोरिंग टैक्स। तो हम लेजर बनाते हैं, देखो डिवेंचर्स अकाउंट, डिवेंचर्स का रेट कितना है, कुछ रेट बता रखा है, हाँ 6%, 6% डिवेंचर्स अकाउंट। और दूसरा अकाउंट है आपका डिवेंचर इंटरेस्ट का। बहुत आसानी से इजीली समझेंगे। देखो 30 जून और 31 दिसंबर इंटरेस्ट की डेट है। सबसे पहले 1 मार्च को हमने 5,000 रुपए के डिवेंचर्स 98 रुपीज में परचेज करे, कम इंटरेस्ट। सोचना एंट्री, मैंने आपको एक चीज और भी बताई है, शॉर्टकट करवाई थी मैंने, डिवेंचर डेबिट टू ऑन डिवेंचर टू एंड, और डिवेंचर इंटरेस्ट को पहले ही अलग कर देना। तो मैं आपसे पूछूं, पहले तो मुझे ये बताओ 5,000 रुपए के डिवेंचर्स हैं, 5,000 रुपए की फेस वैल्यू है। डिवेंचर की फेस वैल्यू कितने रुपए है, 100 रुपए। मतलब हमने एक्चुअल में 1 मार्च को कितने डिवेंचर परचेज किए हैं, सिर्फ 50 डिवेंचर्स। हमने 50 डिवेंचर्स परचेज किए हैं, 5,000 रुपए डिवाइड बाय 100 मतलब 50 डिवेंचर्स परचेज किए हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी के दिन जो हमारे डिवेंचर्स हैं बाय बैलेंस बीडी 50,000 रुपए की हमारी लाइबिलिटी पड़ी है। इसमें से हमने जो परचेज किए, शॉर्टकट लगाएंगे सीधा, 1/3 के दिन हमने कितने रुपए पे कर दिए, हमने कितने रुपए पे कर दिए, हमने 50 डिवेंचर्स किए, 50 डिवेंचर, मैं 5,000 लिखने की बजाय मैं 50 लिख रहा हूँ, 50 डिवेंचर्स के 98 पे करें। लेकिन डिवेंचर्स के नाम के तो आपने 98 पे नहीं करे, उसमें से इंटरेस्ट वाला पोर्शन भी लेस करो ना। तो डिवेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक, 50 डिवेंचर्स कितने रुपए का एक है, 100 रुपए का, रेट कितना है 6%। अब देखो कब खरीदे हैं, 1 मार्च को, तो 1 मार्च को खरीदे हैं, पिछला इंटरेस्ट कब मिला होगा 31 दिसंबर को, तो 2 महीने, तो 2/12, 50 डिवेंचर्स हमने खरीदे हैं 1 मार्च को, 100 रुपए का एक है, 6% इंटरेस्ट है, और 2 महीने का हमें पे करना है जो कम इंटरेस्ट था। तो कितना हो गया, 5,000 का 6%, 5,000 का 6% आपका कितना हो जाएगा, ये 300 का डिवाइड बाय 6, ये बन जाएगा 50 रुपये, 50 रुपये। तो मैं यहाँ से वो 50 रुपये लेस कर देता हूँ, समझ रहे, डायरेक्टली मैंने 50 रुपये लेस कर दिए। तो 500 इंटू 98, 500 इंटू 100 करते 5,000, 100 यहाँ से कम हो गए, 50 यहाँ से कम हो गए, मतलब टोटल 150, 4,850 रुपये हमने पे कर दिया।
देखो अगर मैं इसको एंट्री में कन्वर्ट करूँ तो क्या एंट्री करते, शॉर्टकट लगा रहा हूँ। डिवेंचर इंटरेस्ट को पहले की एंट्री अलग से कर लो। डिवेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक 2 महीने का कितना, 50 डिवेंचर थे, 100 रुपये का एक है, 6% है, 2/12 50 रुपये। ठीक है, अब बात आती है जो आपने डिवेंचर्स परचेज करे थे, शॉर्टकट लगा रहा हूँ, डिवेंचर डेबिट टू बैंक टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। करना चाहो तो करो ऑन डिवेंचर डेबिट टू बैंक, ऑन डिवेंचर डेबिट टू बैंक की बजाय, क्योंकि आपका एक लेजर फ्री फंड का एक और बन जाएगा, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने इसलिए छोटी एंट्री कर दी कि 6% डिवेंचर टू बैंक, इतने रुपए पे करें ये, लेकिन कम इंटरेस्ट है, इसमें से इंटरेस्ट का पॉइंट हटा दिया तो हमारे पास एक्स इंटरेस्ट आ गया ये। ठीक है, अगर कंबाइन एंट्री करके देखें तो क्या बन रही है, डिवेंचर इंटरेस्ट डेबिट 6%, डिवेंचर डेबिट टू बैंक कितना 50 + 4850। सिर्फ मुझे अब इतना बताएं, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कितना हुआ, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कितना हुआ है 1/3 के लिए, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। ये डिवेंचर जो थे 5000 के थे, इसकी फेस वैल्यू 5000 थी, इस 5000 वाले के ऊपर मुझे 4850 देने पड़े, तो 150 रुपये का 5000 माइनस 4850, 150 रुपये का मुझे बेनिफिट हो गया। अब आपको पता है कि प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कहाँ डालना है, कहीं नहीं, किसने कहा, स्टडी मटेरियल ने कहा, हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, आगे अगले हमने कब परचेज करे हैं बताना, उसके बाद 1 अगस्त को, लेकिन बीच में हमारी 30 जून आ रही है। अब 30 जून के दिन इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा, 30 जून को टू बैंक इंटरेस्ट देंगे कितने डिवेंचर होल्डर्स को, 50,000 रुपए के डिवेंचर्स में से 1/3 को 5,000 रुपए के डिवेंचर्स कैंसिल हो चुके हैं, पता है ना, सेटल हो चुके हैं, उनका 2 महीने का इंटरेस्ट भी दे दिया था। तो 50,000 में से 5,000 के डिवेंचर्स 1/3 को सेटल हो चुके हैं, मतलब 30 जून के दिन हमारे 45,000 रुपये के डिवेंचर्स हैं। तो 45,000 रुपये के ऊपर 6% इंटू 6/12, तो 45,000 रुपये के ऊपर ये निकल के आ जाएगा हमारा 1350। ठीक है, अब आई नेक्स्ट 1 अगस्त। 1 अगस्त को हमने 10,000 रुपये के डिवेंचर 100 रुपये 25 पैसे में कम इंटरेस्ट परचेज करें हैं। तो पहले तो 1 अगस्त की टू बैंक कितने डिवेंचर्स 10,000 रुपये के, मतलब 10,000 रुपये के हैं, तो डिवाइड बाय 100 करो तो 100 डिवेंचर्स, 100 डिवेंचर्स 100 रुपये का एक 6% इंटू। अब 30 जून के बाद 1 अगस्त में सिर्फ 1 महीना है, जुलाई का, क्योंकि 1 अगस्त है तो जुलाई का, तो 1/12 इंटरेस्ट पे करेंगे, तो 10,000 का 6% होता है 600, 600 का डिवाइड बाय 12 50 रुपये। मैं यहाँ पे जब 1/8 को एंट्री करूँगा टू बैंक की, मैं क्या बोलूँगा 100 डिवेंचर्स इंटू कितने रुपये परचेज करें हैं 100 रुपये 25 पैसे में, जिसमें से ये 50 रुपये लेस करते हैं, तो 100 डिवेंचर 100 रुपये 25 पैसे में परचेज करें तो ये कितना बनेगा 10,000, 10,000 और 10,000 25 रुपये, 10,000 25 में से 50 रुपये अगर मैं घटा दूँ तो 9975 रुपये बन जाएगा ये 9975। मुझे एक बात बताएं, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कितना हुआ, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 10,000 रुपए के डिवेंचर्स पे हमें 9975 देने पड़े, 50 तो अलग इंटरेस्ट के नाम के दिए थे जैसे यहाँ पे दिए थे, तो हमारा 25 रुपए का फिर से प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन आ गया और जाएगा कहीं। उसके बाद फिर दिसंबर 15 को हमने 2500 डिवेंचर्स परचेज किए 98.5 रुपये में, लेकिन अब की बारी एक्स इंटरेस्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक्स इंटरेस्ट है तो 1/12 को टू बैंक 2500 रुपये हैं, अगर 2500 रुपये हैं तो उसको 100 से डिवाइड करो, 25 डिवेंचर्स हमने परचेज करे हैं 98.5 में। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखना पड़ेगा ये कितना आएगा ये हमारे पास। चलो इसको तो देखते हैं हम, एक बार इंटरेस्ट निकालता हूँ मैं। 1/8 का हो गया था आपका, 1/12 कौन सी डेट है 15 दिसंबर है, 15 दिसंबर है, तो 15 दिसंबर को टू
बैंक मुझे बताएंगे कि जो हम इसका इंटरेस्ट पे करेंगे, कितने डिबेंचर्स हैं हमारे 2500 रुपये के, ना मतलब 25 इंटू 100 इंटू 6% इंटू 15 दिसंबर तक, पता है 30 जून के बाद 15 दिसंबर तक 5.5 महीने, 5.5 डिवाइड बाय 12। कैलकुलेशन ही देख लेता हूँ मैं डायरेक्टली। ये बन रहा है, हाँ तो ये 2500 का 6% इंटू 5.5 डिवाइड बाय 12, 68.75 ठीक है, 68.75। ठीक है, ये अमाउंट अब निकालना है कि 25 इंटू 98.5 तो कितने रुपए रह गए हमारे तो ये हमारे पास आ गए 2462.50, 2462.5, या मैं इसको 2463 कर देता हूँ। अब मुझे एक बात बताना, 2500 रुपए के डिबेंचर्स पे प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन कितना हो? प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ डिबेंचर 2500 रुपए के डिबेंचर्स पे 2463 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो 37 रुपए का आपका प्रॉफिट हो गया। फिर से वही प्रॉफिट यही का यही रह जाएगा। अब बात ये आती है, आपने एक तो 5000 वाले डिबेंचर्स की पेमेंट कर दी, एक आपने 10,000 वाले की पेमेंट कर दी, एक आपने 2500 वाले की कर दी। देखो यहाँ पे मैंने कुछ लेस नहीं किया, यहाँ पे लेस किया था, यहाँ पे लेस किया था क्योंकि ये कम इंटरेस्ट थे ये दोनों। ये वाला जो था एक्स इंटरेस्ट था, तो इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट हुआ, इसमें से कोई सेटलमेंट नहीं। तो ये अब आपने को टोटल कितने रुपए उतार दिए 50,000 में से 15 और 2500, 17,500 रुपए की आपने कैंसिलेशन करी पूरे साल के अंदर। मतलब अभी भी आपने कितने रुपए देने हैं वो लिख दो यहाँ पे, 31/12 को टू बैलेंस सीडी आपका डिबेंचर्स का अमाउंट है 32,500 रुपये, और यहाँ पे 31/12 के दिन टू बैंक कितने रुपए के डिबेंचर्स रह गए? जैसे यहाँ पे 45,000 के रह गए थे, 5,000 लेस होने के बाद, अब 45,000 में से ये दो उतरे 10, ये 2500, ये मतलब 12,500, अब रह गए 32,500। 32,500 के ऊपर 6% इंटू 6/12, तो 32,500 के ऊपर 6% इंटू 6/12, ये हमारा कितना निकल जाएगा 975 रुपये, 975 रुपये। तो मैं इसको भी 68.75 को ना 69 कर देता हूँ। तो बस इस साइड आपका बाय पीएनएल निकल के आ जाएगा, सारा का सारा इंटरेस्ट एट द ईयर एंड पीएनएल में ही जाएगा। तो ये पीएनएल में कितना जाएगा देख लो, 1350, 1450, 1450 और इसका टोटल कर देंगे हम, ये कितना आ जाएगा वो आपका पीएनएल में चला जाएगा। तो ये हमारा बैलेंस आ गया 2494 रुपये, जो हमारा पीएनएल के अंदर जाएगा। ये हमारा पीएनएल में ट्रांसफर होगा, नॉमिनल अकाउंट है, जो भी पेमेंट हुई है सारी की सारी पीएनएल में। ये मेरी लाइबिलिटी है, 50,000 में से मेरी 5,000 की, 10,000 की और 2500 रुपये की लाइबिलिटी गई है, और बाकी बैलेंस आ गया। इस लाइबिलिटी के बदले में मेरे 150 रुपये बचे हैं, इस लाइबिलिटी के बदले मेरे 25 रुपये बचे हैं, इस लाइबिलिटी के बदले मेरे 37 रुपये बचे हैं। यहाँ पे मैंने माइनस इसलिए किया था इंटरेस्ट को क्योंकि ये क्या था, कम इंटरेस्ट था, यहाँ पे भी कम इंटरेस्ट था, यहाँ पे क्योंकि एक्स इंटरेस्ट था इसलिए मैंने माइनस नहीं किया, सिर्फ अलग से दिखाया। तो मैंने आपको क्वेश्चन भी करवा दिया है उसका, मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया, ऑन डिवेंचर वाली एंट्री करके भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों अल्टरनेट बुक ने बता रखे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाया है यही क्वेश्चन आप कर लेना, और आपके पास ऑप्शन है कि आप ना ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन पीछे मैं आपको बता देता हूँ। आप देखो जो आपके पास एक और क्वेश्चन है ना ऐसा ही, वो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पे ना कंसेप्ट डीआरआर का भी आ रहा है, क्योंकि आपने ये जो क्वेश्चन किया था ना इसमें लिस्टेड कंपनी था, वहाँ पे अनलिस्टेड कंपनी है, मतलब जो भी है वो कंसेप्ट अभी डिस्कस करेंगे ना उसके बाद ही वो कंसेप्ट की क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले डीआरआर के कंसेप्ट पे ही बात करेंगे, उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको थोड़ा और कंसेप्ट मिलेगा इसके अलावा, जो डीआरआर का है, डीआरआई का कंसेप्ट है, वो आपको समझने में मिलेगा, जिसके बाद आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं, बाय बाय।